नमस्ते, मेरा नाम है रचित पवार। आप मेरे साथ फिर से जुड़ चुके हो इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश की पहली क्लास का टॉपिक, उसका नाम है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस को कंजक्शंस या फिर कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमारा एंड हो गया, बट हो गया, या ड्यू टू हो गया, बिकॉज ऑफ हो गया, इंस्पाइट ऑफ हो गया। इंस्पाइट ऑफ का मतलब डिस्पाइट जिसे हम बोलते हैं, दो ऑल दो हो गया। और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे मतलब ऐसे कंजंक्शन की तरह काम करते हैं। ठीक है, कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं। मतलब कनेक्टर्स मतलब जो दो वर्ड को कनेक्ट कर रहे हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहे हैं। आई वॉज डूइंग दैट बट इन स्पाइट ऑफ दिस आई हैव डन दोज थिंग्स। तो मतलब ये जो बट है, ये हमारे दो वर्ड्स को, मैं वो कर रहा था पर मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि मैंने वो किया। तो मतलब ये दो अलग अलग वर्ड है, पर या फिर बट जो होता है वो काम आ रहा है हमारा कंजक्शन की तरह। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट कंजंक्शंस पे स्टार्ट करते हैं। जब हम कंजंक्शन पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमारे एक कंजंक्शन का वर्ड होता है, और उस वर्ड को कंजंक्शन मतलब अगर किसी वर्ड को अगर हमने कहा कि वो कंजंक्शन है तो वो चार कसौटियों पर खड़ा उतरना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कसौटियाँ मतलब कि वो चार फेजेस में खड़ा उतरना चाहिए। ठीक है, जैसे कमौलिका आती है ना, कमौलिका की कसौटियाँ होती है, कसौटी ज़िंदगी की चलो ये नहीं होता, पर ये चार कसौटियाँ होती है जिसमें अगर कोई सेंटेंस वर्ड खड़ा हो गया तो वो कंजंक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहली कसौटी ये है कि किसी भी वर्ड का एक पर्टिकुलर प्रॉपर मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल ले लिया जाए। अगर हमारा सबसे पहला कंजंक्शन अगर हम ड्यू टू पढ़ रहे हैं तो उसका एक एग्जांपल ले लिया जाए, तो चार कसौटियों में अगर वो खड़ा उतरता है तो ड्यू टू मतलब के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण। ठीक है, तो जो ड्यू टू का मतलब होता है उसका मतलब हिंदी में उसका मतलब होता है के कारण। तो मीनिंग पता होना चाहिए कि किस चीज़ मतलब जो कंजंक्शन आप यूज़ कर रहे हो उसका मतलब क्या है हिंदी में। ठीक है, क्यों हिंदी में, क्योंकि हम लोग अभी इंडियन है तो हम लोग को हिंदी थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है। तो ड्यू टू मतलब के कारण, तो उसका पहली जो कसौटी, चार कसौटी में से जो पहली कसौटी है वो है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जो सेकंड कसौटी है वो है आपका जोनर, कि वो किस जोनर का है। किस जोनर इन द सेंस मतलब वो क्या आपको बता रहा है। जैसे कि ड्यू टू ले लिया हमने, तो ड्यू टू का जो जोनर है वो क्या है। ड्यू टू का जोनर है रीज़न कॉज। ठीक है, ड्यू टू मतलब कोई पर्टिकुलर एक रीज़न होगा, ये एक पर्टिकुलर कॉज होगा और वो बता रहा होगा। ठीक है, ड्यू टू का भाई है बिकॉज ऑफ। ठीक है, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ दोनों का मतलब होता है के कारण। ठीक है, और ड्यू टू और बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण होते हैं उसका मीनिंग, और जो जोनर होता है दोनों का रीज़न या फिर कॉज होता है। ठीक है, तो आप नोट्स बना के लिख सकते हो, सबसे पहला ड्यू टू एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ, फिर उसके नीचे मीनिंग लिखना, मीनिंग इक्वल्स टू के कारण, और फिर जोनर लिखना, जोनर है उसका रीज़न कॉज। ठीक है, और जोनर के बाद, जोनर सेकंड कसौटी है। अब जो थर्ड कसौटी है ना, थर्ड कसौटी मतलब एप्लीकेबिलिटी का, मतलब वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो वो मॉडरेशन और ऑल्ट्रेशन में यूज़ होता है, एम एंड ए में वो हमेशा यूज़ होता है। ठीक है, और जो फोर्थ कसौटी होती है, फोर्थ कसौटी होती है डूज एंड डोंट्स। मतलब अगर जहाँ आप ड्यू टू या बिकॉज ऑफ लगा रहे हो उसके क्या डूज है और क्या डोंट्स है। डूज मतलब डूज मतलब कि ड्यू टू और बिकॉज ऑफ दोनों का मतलब के कारण है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ड्यू टू कहाँ लगेगा और बिकॉज ऑफ कहाँ लगेगा। तो इसका सबसे इजी एग्जांपल है कि ड्यू टू नाम के साथ लगता है और बिकॉज ऑफ काम के साथ लगता है। लिखना, जब आप फोर्थ में लिखोगे डूज एंड डोंट्स में पहला लिखना ड्यू टू के हाइफन लगाना और लिखना नाम के साथ, नाम के लिए। मतलब ड्यू टू रचित, ड्यू टू राहुल, ड्यू टू दिव्या, ड्यू टू अभिषेक, ड्यू टू अंकिता। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ड्यू टू मतलब किसी नाम के साथ, ड्यू टू मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ये होगा हम लोगों का, हाँ ड्यू टू मोबाइल, ये ड्यू टू मोबाइल फ़ोन हमारा होगा। मतलब मोबाइल बता रहे हैं, नाम ले रहे हैं, रॉबिन, रचित, अभिषेक, अंकिता, दिव्या, राहुल। तो ये सारे जो नाम है ये क्या है, ड्यू टू में आएंगे। मतलब ड्यू टू कोई पर्टिकुलर नाम होगा, जैसे मोबाइल, स्विमिंग पूल, रचित एक नाउन होगा। ठीक है, और बिकॉज ऑफ क्या होता है, किसी काम के साथ लगता है। ड्यू टू यूजिंग मोबाइल फोन, ड्यू टू चैटिंग विद रचित। तो वो जो चैटिंग वर्ड आ रहा है ना, जो किसी नाउन को
एक हेल्पिंग वर्ड दे रहा है। हेल्पिंग वर्ड जो होता है वो होता है हमारा बिकॉज ऑफ के साथ, मतलब दोनों का मतलब होगा के कारण, पर ड्यू टू होगा नाम के साथ और बिकॉज ऑफ होगा काम के साथ। ठीक है, आई होप आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा। इसके बाद एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एग्जांपल है मैनी निब्बाज वेस्ट देयर टाइम। अब फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ड्यू टू स्लैश बिकॉज ऑफ मोबाइल। अब देखो क्योंकि डायरेक्ट इसमें लिखा है किसके कारण मतलब मोबाइल के कारण, तो मोबाइल एक नाम है तो इसमें आएगा ड्यू टू, तो ड्यू टू इसमें सही हो जाएगा और बिकॉज ऑफ इसमें गलत हो जाएगा। अब सेम टू सेम एग्जांपल हम लेते हैं कि मैनी निब्बाज वेस्ट देयर टाइम ड्यू टू स्लैश बिकॉज ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन। अब देखो इसमें एक हेल्पिंग वर्ड आ गया, मतलब वो यूज़ कर रहा है मोबाइल फ़ोन को, क्योंकि मोबाइल फ़ोन को वो यूज़ कर रहा है इसलिए वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वो निब्बी से बात करने के लिए, तो इसमें आएगा बिकॉज ऑफ, ना कि ड्यू टू। क्यों? क्योंकि जो ड्यू टू है वो किसी नाम के साथ लगते हैं, पर यहाँ काम हो रहे हैं, फ़ोन को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा बिकॉज ऑफ। आपको, मुझे लगता है कि आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा अभी तक। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कि शी वॉज नॉट एबल टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज ऑफ फीवर। अब देखो फीवर एक नाउन है, इसके पास एक हेल्पिंग वर्ड नहीं है, तो जो बिकॉज ऑफ वो होगा ही नहीं, ड्यू टू आएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू नाम के लिए होता है और फीवर एक नाम, हमने नाउन दे दिया कि फीवर की, ड्यू टू फीवर। ठीक है, और अब एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें बोला है कि ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स द कंपनी सफर्ड ह्यूज लॉस। क्योंकि देखो मिसमैनेजमेंट के कारण कंपनी ने सफ़र किया लॉस। अब जो ये मिसमैनेजमेंट है उसके कारण फंड में लॉस हो रहा है, तो डायरेक्ट नाउन नहीं दे रहे हैं, हम पे एक मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लगेगा बिकॉज ऑफ, ना कि ड्यू टू। ठीक है, अब आते हैं हमारे दो और कंजंक्शंस जैसे कि दो और ऑल दो भी भाई भाई है। ठीक है, जैसे ड्यू टू और बिकॉज ऑफ थे, वैसे दो और ऑल दो भी भाई भाई है। और दो और ऑल दो का मतलब, अब देखो सबसे पहली कसौटी क्या है, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। दो और ऑल दो का मतलब यद्यपि या फिर हालांकि होता है, हालांकि या यद्यपि, दो और ऑल दो का मीनिंग होता है। अब जोनर इसका क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी। ये होना था पर ये हो गया, आई वॉन्ट टू डू दिस दो आई हैव डन दैट। ठीक है, तो वो जो दो या ऑल दो दिस इज द राइट थिंग बट आई हैव डन दो दिस थिंग। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि दो और ऑल दो का एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रडिक्टरी है वर्ड। अब इसके बाद क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी तो 100% सबके लिए M&A ही होती है। ठीक है, मॉडिफिकेशन एंड ऑल्ट्रेशन ही हमारी सबकी एप्लीकेबिलिटी होती है। ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो और ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है, डूज एंड डोंट्स आते हैं। दो और ऑल दो के डूज एंड डोंट्स में क्या है कि जब भी दो या ऑल दो से वर्ड स्टार्ट होगा, अगर दो और ऑल दो से स्टार्ट होगा तो बीच में कहीं भी, जब भी वर्ड में दो और ऑल दो से कोई भी वर्ड सेंटेंस स्टार्ट होगा तो बीच में कहीं भी बट नहीं आएगा। ठीक है, दो और ऑल दो से अगर कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो बीच में बट नहीं आता, हाउएवर भी नहीं आता और एंड भी नहीं आता। ठीक है, और इन प्लेस ऑफ बट, हाउएवर एंड एंड, येट, स्टिल और कॉमा आता है। ठीक है, जब भी वर्ड दो या ऑल दो से स्टार्ट होगा तो बट हाउएवर और एंड नहीं होगा, आता ही नहीं है। अगर आपने दो ऑल दो लगा रखे तो बट एंड और हाउएवर नहीं आता वर्ड सेंटेंस में, इसके प्लेस में येट, स्टिल या फिर कॉमा आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका डूज एंड डोंट्स हो गया। डूज मतलब जो आता है और डोंट्स मतलब जो नहीं आता। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लिया जाए, दो शी वर्कड वेरी हार्ड फॉर हर फाइनल टर्म एग्जाम, कॉमा, बट शी कुड नॉट स्कोर हाई ग्रेड्स इन ऑल एग्जाम्स। अब देखो इसमें क्या है, क्योंकि दो से अगर एग्जाम्पल दो से शुरू हुआ है तो इसके बीच में बट नहीं आएगा, तो वो बट हट जाएगा। कॉमा है, कॉमा ही रहेगा, बट हट जाएगा। नेक्स्ट आता है कि ऑल्दो ही परफॉर्म वेरी नाइसली in her final round in the competition, however he was not able to win the prize। तो अब इसमें क्या है, although से वर्ड स्टार्ट हुआ है तो however नहीं आएगा। ठीक है, तो यही इसका मतलब एग्जाम्पल है दो और although का।
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आता है अनटिल और अनलेस। देखो अनटिल और अनलेस, अनटिल का मतलब होता है जब तक कि, और अनलेस का मतलब सॉरी, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं। तो देखो दोनों भाई भाई हैं, ठीक है, जहाँ अनटिल लगता है वहाँ अनलेस भी लगाते हैं हम कभी कभार किसी किसी वर्ड में। पर अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो अनटिल एक टाइम एलिमेंट है, जहाँ किसी टाइम के बारे में विद इन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या कोई टाइम लगेगा। ही हैव डन दिस मंथ अंटिल 24 आवर्स, ही इज़ डूइंग दिस अंटिल 27 आवर्स, ठीक हो, या विद इन अ वीक, ऐसे करके अगर टाइम आता है, जहाँ भी टाइम एलिमेंट जहाँ भी आता है वहाँ अनटिल लग जाता है, और एक्शन एलिमेंट जहाँ भी आता है वहाँ अनलेस लग जाता है, ठीक है। और एक्शन या फिर कोई पर्टिकुलर रिजल्ट अगर हम आपको बता रहे हो, मीनिंग अनटिल का है जब तक नहीं, जोनर इसका है कंडीशनल, ये होगा जब तक ये नहीं होगा, मतलब इसमें क्या है कि कंडीशनल आ रही है, कंडीशनल जोनर आ गया इसका। एप्लीकेबिलिटी एम एंड ए ही होगा इसका। और डूज एंड डोंट्स बता देता हूँ आपको, अनटिल के बाद कभी भी नॉट नहीं लगता, जब तक नहीं। तो जब तक इसके मतलब में ही नहीं है, तो इसमें नॉट क्यों लगेगा? अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, तो नहीं इसके बाद नहीं लगता, मतलब नॉट नहीं लगता, ठीक है। जहाँ भी इसका अनटिल जहाँ भी होगा उसके बाद कभी भी नॉट नहीं लगेगा, साफ और सीधी बात तो ये है, क्योंकि इसके मतलब के अंदर ही नहीं है, ठीक है। और अनटिल के बाद विल, शैल, वुड भी नहीं लगता। अनटिल के बाद, अनटिल से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, अनटिल के बाद विल, शैल, वुड नहीं लगता, ठीक है। जैसे कि ऑल द प्लेयर्स एंड द कोचेस ऑफ द टीम अनटिल वांट फॉर द कैप्टन अनटिल ही डज नॉट अराइव। तो देखो जैसे कि अनटिल आ ही गया तो डज नॉट नहीं आएगा, नॉट तो आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसमें अनटिल है, जब तक नहीं नहीं। देखो इसमें क्या है, कैप्टन अनटिल ही डज नॉट अराइव, मतलब जब तक कैप्टन नहीं आता, तो दो बार नहीं क्यों होगा, तो इसलिए इसमें डज नॉट नहीं लगेगा, अनटिल ही अराइव ऐसा होगा, कैप्टन अनटिल ही अराइव, मतलब लोग वेट कर रहे थे जब तक कैप्टन नहीं आ जाता तब तक वो लोग नहीं जाएंगे, मतलब ऐसे करके कुछ है, ठीक है। अब अनलेस का क्या होता है, अनलेस का मतलब होता है अगर नहीं, और इसका भी जोनर होता है हमारा कंडीशनल, ठीक है। इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है वो भी एम एंड ए होती है, मॉडिफिकेशन एंड ऑल्ट्रेशन होती है। और डूज एंड डोंट्स में क्या होता है, जहाँ अनलेस लग गया तो अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, क्योंकि इसके भी शब्द के मीनिंग के अंदर जो है अगर नहीं है, तो अगर नहीं नहीं, अनटिल नॉट या अनलेस नॉट, ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि जब तक नहीं आ जाएगा उसका मतलब, और अगर नहीं आ जाएगा उसका मतलब, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब अनलेस के बाद विल, शैल, वुड भी नहीं आता, ठीक है। अनलेस के बाद, उससे पहले आ सकता है पर उसके बाद नहीं आ सकता। और हाँ, अनटिल और अनलेस में टेंस को बैलेंस करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बात चल रही है पास्ट टेंस में तो वो पूरा जो सेंटेंस होगा वो पास्ट टेंस में ही होगा। अगर जो बात चल रही है वो फ्यूचर टेंस में या प्रेजेंट टेंस में, तो फ्यूचर या प्रेजेंट में ही होगा। ऐसे नहीं कि आप बात कर रहे हो कल रात की जो हो रखी है और बात करते करते आप आगे फ्यूचर में कि कल जो होने वाला है, तो ये चीज़ नहीं होता, टेंस बैलेंस होना ज़रूरी है। अब जो नेक्स्ट हमारा कंजक्शन आता है वो आता है लेस्ट, LEST। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। लेस्ट का मतलब ही यही है। आप लोग समझ रहे होंगे इसको क्या हो गया कि अचानक से कैसे बोलने लग गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। लेस्ट का मतलब भी होता है कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अनटिल अनलेस का ही भाई है, ठीक है। इसमें भी कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब नहीं का ऑप्शन एक आता है, ठीक है। कंडीशनल इसका जोनर है, इसके बाद एप्लीकेबिलिटी भी इसकी एम एंड ए ही है। पर डूज एंड डोंट्स में क्या होता है, लेस्ट के बाद भी सेम जैसे अनटिल और अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, वैसे ही लेस्ट के बाद भी नॉट नहीं आता, विल, शैल, वुड नहीं आता, ठीक है। अनटिल और अनलेस में भी सेम यही था, विल, शैल, वुड नहीं आता और इसके बाद नॉट नहीं आता। वैसे ही लेस्ट में भी यही है कि विल, शैल, वुड नहीं आता और इसके साथ बाद नॉट भी नहीं आता। लेस्ट एक अच्छा वर्ड है, पर हाँ लेस्ट के बाद आप शुड का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि कॉपी में लिखा हुआ है, मैं आपको कॉपी से समझा रहा हूँ। तो लेस्ट के बाद आप शुड का यूज़ कर सकते हो। विल, शैल, वुड नहीं आता, पर लेस्ट के बाद आप शुड का यूज़ कर सकते हो। और लेस्ट का मतलब क्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेस्ट का एग्जाम्पल क्या है। योर फाइनल टर्म एग्जाम आर अप्रोचिंग नियर, ठीक है। For them, lest you do not fail or facing the
फेसिंग द म्यूजिक। फेसिंग द म्यूजिक मतलब एक तरीके से एक वो होता है आइटम, ये एक फ्रेज है, ठीक है। इसका मतलब आता है कि सुनना ना पड़े मतलब आपको। तो इस पूरे मीनिंग का मतलब में सबसे पहले तो एक एरर है। एरर क्या है कि नियर, अप्रोचिंग का मतलब भी होता है पास, ठीक है, आने वाले हैं, और नियर का मतलब भी होता है पास। तो योर फाइनल टर्म एग्जाम आर अप्रोचिंग नियर, मतलब पास आने वाले, पास। तो ये एक वर्ड मतलब कुछ गलत, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सुनने में बड़ा अच्छा है, अप्रोचिंग नियर दिस, अप्रोचिंग नियर दैट। सुनने में कुछ वर्ड इंग्लिश में बहुत अच्छे लगते हैं, पर कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल एरर होती है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ही एक ग्रामेटिकल एरर हमने फाइंड कर ली है, अप्रोचिंग नियर, जिसमें नियर नहीं आना। और दूसरी, जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही हमने लेस लगाया, डू नॉट, जैसे कि आपको पता ही था कि नॉट नहीं लगाते, तो डू नॉट नहीं लगेगा लेस्ट के बाद। तो ये हमारी एक एरर हो गई, बाकी पूरा सही है। और आई थिंक मैंने आज के लिए काफ़ी पढ़ा दिया। आज के लिए क्लास मैं अब एंड करता हूँ, और आई होप आपको चीज़ें समझ आएगी। अगर नहीं आती है तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से कमेंट में, आपका कमेंट में मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होप आप मेरे साथ पढ़ते रहो और आप भी जल्दी जल्दी कोई अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक करो और इंग्लिश को मजबूत करो। एक आपके लिए एक लास्ट में एक ट्रिक बता देता हूँ इंग्लिश को अच्छी करने की, क्योंकि अधिकतर सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपकी इंग्लिश कैसे अच्छी है, या आप कैसे इंग्लिश को पढ़ते हो, या इंग्लिश को अच्छा कैसे करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। इसके साथ साथ आप इंग्लिश के 10 या 20 वर्ड को हर दिन रटना शुरू करो, और उसके मीनिंग भी, इंग्लिश के वर्ड भी और उसके मीनिंग भी डिक्शनरी से हर दिन रटना शुरू करो। इसके साथ साथ आप नोवेल्स का उच्चारण, मतलब नोवेल्स पढ़ो और रीडिंग करना शुरू करो। जैसे कि नोवेल, कोई भी नोवेल होगी तो उसको मुंह से बाहर बोल बोल के पढ़ना। जैसे कि आफ्टर फिलिंग द फॉर्म कॉमा यू नीड टू मीट कंसर्न ऑफिसर फॉर द फ्यूचर फॉर द फर्दर स्टेप। मतलब देखो मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं मुंह के बाहर बोल के पढ़ रहा हूँ, ठीक है। या फिर लास्ट ईयर शी मैरिड टू अजय इन द ऑस्ट्रेलिया इन द प्रेजेंस ऑफ सम फ्रेंड्स। तो देखो मैं पढ़ रहा हूँ, मुंह के बाहर बोल के पढ़ रहा हूँ, तो आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होगी इससे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको नए नए वर्ड्स भी मिलेंगे, जंबल वर्ड्स भी मिलेंगे, और फिर आप उसका मीनिंग भी फाइंड करना तो आपको पता चलेगा। इसके साथ साथ थोड़ा इंग्लिश गाने सुनो, और मूवीज़ भी देखनी है तो इंग्लिश में देखो, और अपना मतलब एक कम्प्लीटली एक इन्वायरमेंट आप इंग्लिश का डाल दो। अगर आप इंग्लिश इन्वायरमेंट में जाओगे ना, मतलब गाने भी इंग्लिश सुनोगे, मूवीज़ भी देखोगे इंग्लिश रीडिंग करोगे, न्यूज़पेपर देखोगे इंग्लिश के जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जैसे वायन की पहले मैं देखता था, पालकी उपाध्याय शर्मा थी, वो इंग्लिश की मतलब वायन की काफ़ी अच्छी इंग्लिश स्पीकर थे और बहुत अच्छी जर्नलिस्ट भी थी। तो ऐसे आप इंग्लिश के न्यूज़ देखो, वीडियोस को इंग्लिश में देखो, तो हर जगह अगर आप अपने इन्वायरमेंट में इंग्लिश डाल दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश थोड़ी बेटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो था आपका इंग्लिश का मतलब आपको इंग्लिश कैसे सही करनी चाहिए, एक ट्रिक थी या एक टिप थी, ठीक है। इसके साथ आपको मैं बताया तो आज हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा बिकॉज ऑफ और ड्यू टू नाम के लिए और बिकॉज ऑफ काम के लिए। उसके बाद दो और ऑल्दो, जिसका मतलब यद्यपि या हालांकि होता है, ठीक है। दो ऑल्दो के बाद हमने पढ़ा अनटिल और अनलेस, ठीक है। अनटिल और अनलेस के बाद हमने पढ़ा लेस्ट। तो अभी ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, नेक्स्ट क्लास में आपसे ज़रूर पूछूंगा कमेंट में कि बताइए कि इसका मतलब क्या होता है, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताओगे भी, और होप कि आपको ये चीज़ पसंद आएगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करें, और अच्छे से पढ़िए, बड़े से पढ़िए, जल्दी जल्दी एग्ज़ाम क्रैक कीजिए और मज़े कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।